असमाप्त कथा की श्रृंखला में आज सुनिए रमा सिंह के द्वारा लिखित एक और कहानी, रॉनी। मर्सी किलिंग की बात ही हर किसी के मन में कचौट पैदा कर रही थी। मन को घर के लोग चाहे कितना भी समझाना चाह रहे हो, लेकिन टीस की एक लहर कहीं बहुत ही भीतर से उनके मन में उठती और सारी सोच को मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह वहीं से वहीं फुश कर देती। घर में होने वाली इस घटना से हर व्यक्ति एक पीड़ा में पकता जा रहा था, लेकिन उसकी मर्सी किलिंग तो होनी ही थी। कोई उपाय भी तो नहीं था। एक कराह, एक दर्द, जख्मों के रिसाव में हर वक्त घर का हर आदमी डूबा रहे, वह भी तो नहीं हो सकता था। फिर उसके बचने की, कुछ दिनों और जिंदगी घसीटने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। इसीलिए शायद घर में आज हर कोई सुबह से ही अपने आप को कुछ ज़्यादा ही व्यस्त कर लेना चाह रहे थे, जैसे मन में उधर से एक पर्दा खींचकर भूल जाना चाह रहे हो। किंतु उनके मन का जख्म था जो लाख कोशिशों के बावजूद अपनी ही सोच की ठेस से हरा हो जा रहा था। पूरे घर में आज सुबह से ही नहीं बल्कि कई दिनों से जैसे कुछ सुलग रहा था। मिसेस सिल्विया डिसूजा जैसे अपने मन की अदालत में खड़ी अपने बचाव पक्ष में दलील पर दलील दे अपने आप को निर्दोष साबित करना चाह रही थी। मसलन रात दिन वह कराहता रहता है, असह्य पीड़ा है, सारे बाल झड़ रहे हैं, जगह जगह से पूरे शरीर पर दरारें पड़ गई हैं, जहाँ से हर वक्त का रिसाव देखा नहीं जाता। डॉक्टर ने स्किन कैंसर की बात जब कह दी है तो फिर उसके जीवन की आशा ही खत्म हो जाती है। यह सब सोचकर बोलकर मिसेस डिसूजा के मन में सुकून का एक झोंका आता, लेकिन वह सुकून जल्द ही शांत होकर एक मौन सिसकी में तब्दील होने लगता। मिसेस डिसूजा हर किसी को सुनाकर चाहे कितनी ही दफ़ा अपने इस फैसले को क्यों न जायज़ करार दे, चाहे मन के चोर को सीखचों में क्यों न बंद रखे, उसे लगता रहता कोई अदृश्य अंगुलियां उन्हीं की तरफ उठी हुई हैं। भले उनकी आंखें झुकी है और वे अपने को व्यस्त दिखाना चाह रहे हैं, दरअसल गवाह तो उनके सभी पुराने जाने पहचानने वाले हैं। जब रॉनी पहली दफ़ा इस परिवार में लाया गया था, मिसेस डिसूजा शादी के बाद जब पहली बार मिस्टर डिसूजा के साथ गृहस्थी बनाने आई थी, तो रॉनी भी उन्हीं के साथ आया था। रॉनी था भी बड़ा ही प्रियदर्शी, चमकते हुए रेशम से बाल, चाल में एक मस्ती थी, चपलता भी, एक आहट भर चौकन्ना हो उठने वाला। वह चाहता भी था, बस डिसूजा को ही था, वह उनके साथ लगा रहता। वह बाथरूम में होती तो रॉनी बंद दरवाजे से लगा बैठा रहता। अपने पीछे पीछे रॉनी को घूमते देख वह खींचती और उसे दुलारती हुई डांट देती। जब भी वह चेयर पर बैठी होती, रॉनी धीरे धीरे चलता हुआ आता और अपनी गर्दन उनके दोनों पैरों के बीच साड़ी की पलेटों पर टिकाए देर तक बैठा रहता। ऐसे समय अक्सर मिसेस डिसूजा कोई पत्रिका पढ़ती होती, बीच बीच में मुस्कुरा कर उसे देखती, उसके बालों को सहलाती। एक दिन की बात है, डिसूजा फैमिली ओपन टेरेस पर बैठे बातों में मशगूल थे। रेलिंग की फाक से नीचे झांका तो मिसेस डिसूजा हंसने लगी। देखो भला रॉनी को, नीचे से इस छोटे से फाक में मुझे कैसे निहार रहा है। मिस्टर डिसूजा रॉनी को कम प्यार नहीं करते थे। दरअसल समय पर खाना पानी, दवाई, उसकी साफ सफाई में वह अक्सर व्यस्त रहते थे। उस समय की बात ही निराली थी। दोनों पति पत्नी के मन, बहलाव और रुचि का ऑब्जेक्ट एक ही हुआ करता था। वह तो न जाने कब और कैसे दूध की तरह उफनते इनके प्यार में नींबू की एक बूंद कहाँ से आ टपकी कि पानी अलग और फटे दूध का थक्का अलग। उन दिनों सिल्विया और चेस्टर डिसूजा की शादी हो गई थी। आज की तरह
तब भी रात और दिन वैसे ही सूरज के उगने और डूबने से ही हुआ करते थे। लेकिन तब वे एक दूसरे के बगैर पानी के बाहर मछली की तरह बेचैनी और छटपटाहट में जीने लगते थे। उन्हीं दिनों का वाकया है कि चेस्टर को ऑफिस के काम से विदेश जाना पड़ा था। करीबन रोज ही सिल्विया चेस्टर के अर्जेंट कॉल, लाइटनिंग कॉल पर बातें करते हुए फ़ोन पर ही रोने लगती थी। रोज ही का वह किस्सा था कि सिल्विया डार्लिंग आंखें पोंछते हुए फ़ोन का चौंगा वापस रखती थी और बिना खाना खाए सो जाती थी। उनके परवान चढ़ते पुरमोहब्बत हरकतें परिचितों के लिए मिसाल थी। सिल्विया और चेस्टर की प्रेम कहानी कोई मौसमी वाकया नहीं थी। वह सब कई सालों चली, किंतु न जाने कब बिना किसी पूर्व संकेत के यह प्रेम विवाह काची मिट्टी के घड़े का पानी में बिखर कर समा गया। दोनों के बीच बातें बढ़ती गईं। दरारें ऐसी पड़ी कि उनके लिए नफरत ही ओढ़ना बिछौना बन गई। चेस्टर ने रंगीनियों की ऐसी राह पकड़ ली कि उसकी चमक दमक में सिल्विया के साथ किए गए वादे या तो वो याद नहीं रहे या फिर सब बेमानी हो गए। एक ही घर में अपने आप में बवंडर को जज्ब किए जीना कितना दुखदाई होता है, वह सिल्विया के सिवा और कोई समझ सकता था क्या? जिंदगी मुट्ठी में बंधी रेत की तरह सरकने लगी थी। रोज रोज की उपेक्षा और तिरस्कार से ऊब कर सिल्विया छुटकारा पाने का निर्णय ले चुकी थी। तभी एक दिन ऑफिस से फ़ोन आया था कि साहब को पैरालिटिक अटैक हो गया है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। घबराहट में उसकी कसी मुट्ठी जैसे खुल गई थी। अपना ही लिया दृढ़ निर्णय तिरोहित हो गया था और वह अन्य लोगों के साथ चेस्टर की तीमारदारी में लग गई थी। सिल्विया अब बहुत बदल गई थी। उसने खुद अपने इस बदले स्वभाव पर आश्चर्य होता। रॉनी एक दिन अचानक गायब हो गया था। 2 दिनों बाद वह मिला था। रॉनी के घर में घुसते ही सिल्विया उसे चमड़े के बेल्ट से पीटने लगी। पीटती रही। रहने दो, इस हरामी को रात भर गेट के बाहर ही सारी मौज मस्ती का मजा चख जाएगा। मोहल्ले भर की कुतियों के पीछे पड़ा रहता है। वह काई काई करता सिल्विया की पिटाई सहता रहा। शायद सिल्विया को अप्रत्यक्ष अपने पति को उसकी बेवफाई का सबक सिखाने का सुख मिल रहा था। यदि चेस्टर अपनी पहले वाले हालात में होते तो शायद अपनी पत्नी का हाथ पकड़ रॉनी को पीटने से बचा भी लेते। हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी रशीद कर देते, धक्का देकर फर्श पर गिरा भी देते। लेकिन अब उनकी यह हालत नहीं रह गई थी। हाँ, उनके गरूर में बढ़ोतरी हो गई थी। बिस्तर पर अपंग पड़े जरूर रहते थे, मुंह से बोली भी सही अंदाज में निकल नहीं पाती थी। लेकिन जैसे भी मुश्किल से बोली बोलते, वह देर चुनिंदा गालियों का वमन करते ही दम लेते। फिर सिल्विया ही या तो समझाकर या फिर धमकाकर उन्हें शांत कर पाती। अभी 1 हफ्ता पहले की ही तो बात है। सिल्विया रोज की तरह उस दिन भी चेस्टर के कमरे में जाकर एक चेयर पर बैठी ही थी कि चेस्टर के चेहरे पर एक ऐसा उपहास और घृणा का भाव उभरा जिसे सिर्फ वही पढ़ सकती थी। बड़ा ही पुराना सा, परिचित और भुगत चुका सा, जैसे कह रहा हो, हरामजादी सुबह सुबह नाटक करने आई है। मैं सब समझता हूँ। कमरे में देर रात तक बत्ती जलती रही है, गाने सुने जाते रहे, यार भी होंगे जिसके साथ सुख लुटाती रही। देखो जरा, आंखों की कोर से निकले काजल के संग रात की खुशी कैसे चमक रही है। ऐसे ख्यालों में जीना वह ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। पता नहीं उस पैरालिटिक से ग्रस्त शरीर में कहाँ से वह इतनी शक्ति जुटा लेते थे कि ऐसी तेज लड़खड़ाती क्रुद्ध आवाज़ में सिल्विया को कमरे से बाहर चले जाने को कहते कि पूरा कमरा ही खाली टीन के डिब्बों जैसा खड़खड़ा उठता। वह उस दिन भी कमरे से बाहर जाने को हुई थी कि गंदा सा काला धुआं, जो कि एक कीड़ा होता है, खिड़की से सटे उसके पलंग पर आ गिरा। चेस्टर के चेहरे पर एक कातर भाव गिर आया। सिल्विया पलटकर उसके पलंग के पास गई
अखबार का एक टुकड़ा फाड़कर उसे कई तहों में मोड़कर कड़ा किया और उस बदशक्ल कीड़े को उठाकर खिड़की के बाहर फेंक आई। वह शांत हो गए थे, लेकिन चेहरे की कातरता अभी भी कुछ हद तक मौजूद थी। सिल्विया ने चेस्टर के बालों में अपनी अंगुलियां फिराई। उनके चेहरे पर एक हारे हुए खिलाड़ी की मुस्कुराहट तैर गई। क्षण भर को वह मुस्कुराहट ठहरी और लुप्त हो गई। अफसोस में लिपटा भाव ही वहाँ रह गया था। उनके बालों में अंगुलियां फिराते हुए सिल्विया को यकायक लगा जैसे ये सारे के सारे काले, उजले और भूरे बाल वहीं बदशक्ल कीड़े हों। चेस्टर का रूपांतर भी तो वैसा ही लिजलिजा पदार्थ उगलने वाला रेंगता कीड़ा जैसा लग रहा है, खुरदरा बदशक्ल। सिल्विया एक दिन बगीचे में उग आए झाड़ झंकाड़ को दोपहर उतर आने तक साफ सफाई करवाती रही थी। नीचे से मॉर्निंग ग्लोरी की लत्तर चेस्टर के पलंग से लगी खिड़की के ऊपर छत तक चली गई थी। बहुत सारे काले काले कीड़े नीचे से ऊपर तक लत्तर से लिपटे हुए थे। उसे उस दिन वाली चेस्टर के बिस्तर पर गिरे कीड़े की याद हो आई। साथ ही चेस्टर के चेहरे पर वह विवशता भी। यदि कमरे में कोई न हुआ और उसके बदन या बेड पर यदि कोई कीड़ा रेंगने लगे तो वह उसे हटा भी नहीं सकेंगे। सिल्विया ने फूलों के उस लत्तर को नीचे से ही छटवा दिया। देखते ही देखते नीचे से लेकर फुनगी तक खिले गहरे बैंगनी रंग के फूल कुम्हला गए थे। उन बीते दिनों का एक टुकड़ा मन को भिगो गया। कितने मनोहार से वह पौधा चेस्टर मांग लाए थे अपने किसी मित्र से कि सिल्विया को ये फूल बहुत ही पसंद है। ऐसे ख्याल आते ही सिल्विया जल्दी से अपने आप को उन बीते संदर्भ से अलग कर लेती है। अतीत का क्या, खुशी का हो या दुख का, याद आने से दुखी होता है। वह जब ऊपर आई तो थक गई थी। अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटी ही थी कि नौकर ने बताया कि साहब बहुत गुस्से में हैं, खाने की थाली फेंक दी है और उन्हें बुला रहे हैं। चलो आते हैं, कहने के साथ ही वह बिस्तर पर ही पड़ी रही। लेकिन चेस्टर के कमरे से चीखने चिल्लाने और फुफकारने की आवाज़ को वह और अधिक झेल न सकी। उठकर चेस्टर के कमरे में चली गई। चेस्टर का शरीर तो बिस्तर पर पड़ा रहता है, मुंह में भी न तो वह चपलता, व्यंग, उपहास और बर्छी की तरह सट से भीतर कहीं बहुत ही गहरे तक जख्मी कर देने वाली टनकदार आवाज़ ही रह गई है। लेकिन वह बोल तो लेते ही है। सिल्विया को देखते ही गुस्से में उनकी बोली थूक के साथ लटपटाकर फदफदाने लगी थी। सिल्विया ने शांत पुहाव से पूछा, क्या बात हो गई, इतने नाराज क्यों हो? बेखुदी हरामजादी पूछती है क्या हो गया? मुझे जानबूझकर चिढ़ाती है, दुख देती है। मैं ये सब समझता हूँ, मुझे मार देना चाहती है। सिल्विया ने एक नज़र वहाँ जमा घर के नौकरों पर डाली। उन्हें अपने अपने काम के लिए जाने को कहा। फिर अपनी तेज आवाज़ पर संयम बरतते हुए बोली, खबरदार जो गाली दी। ईश्वर ने भरपूर तुम्हें तुम्हारी करनी की सजा दी है तो भुगतो। अभी वे स्वभाव की ऐंठन गई नहीं है। ज़्यादा गाली गलौज की तो पलंग से उठाकर नीचे पटक दूंगी। जो भी हो उठ बैठ लेते हो वह भी नहीं हो सकेगा, समझे? इतना सुनना था कि चेस्टर के एक फदफदाती रट लगानी आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। मुझे पटक ही दो, मुझे मार ही दो, मुझे मार कर अपने यारों के साथ रंगरलियां मनाना। सिल्विया को लगा जैसे सभी की आंखों में उसके लिए हिकारत है। वह उनको उस बेहुदी घिनौनी आवाज़ से पीछा छुड़ाना चाह रही थी। वह नीचे के बैठक खाने में चली गई। वहीं जमीन पर एक चादर बिछाकर आंखें बंद किए पड़ी रही। ओह, यह घर, यह गृहस्थी कहाँ से, कितने उमंग से, सपनों सा शुरू हुआ था और कहाँ इस शक्ल में सड़ रहा है। एक सन्नाटा, एक बदबू, जिसमें ये सारे बाग बगीचे, बैठक और बेडरूम का वैभव
असहाय सा डूबता जा रहा है। क्या हुआ सौंदर्य और सुख की चीजें जुटाने से? इन सारे जज्बातों से जुड़ा मन और जीवन कितना निसार, कितना व्यर्थ साबित हुआ। आज ही क्यों बल्कि कई दिनों से घर में रॉनी की मर्सी किलिंग की चर्चा दबे स्वरों में हो रही थी। हालांकि सावधानीपूर्वक डिसूजा साहब की कान बचाकर ये सारी बातें होती थी, लेकिन शिथिल पड़े उनके शरीर में कान और आँख कुछ ज़्यादा ही चौकस रहने लगे थे। कभी कभी रॉनी की बाबत सोच पर उनके पूरे बदन में छुरझरी होने लगती। शुरू शुरू में वह अपने इस भय को समझ नहीं पाए। धीरे धीरे रॉनी का अस्तित्व अपने प्रतीक के रूप में उनके मन में उभरने लगा। पहले तो अचेतन में, फिर रेंगता हुआ वह भय उनके चेतन मन में धंसने लगा। कभी का सुंदर और चुस्त रॉनी आज उन्हीं की तरह बदशक्ल, घिनौना, अपने आप में असमर्थ, जहाँ तहाँ कोने में छुपा पड़ा बैठा रहता है। चेंज कर देने पर कभी कभी दिन भर किसी को उसकी याद नहीं आती, न ही वह हल्ला करता। अक्सर ऐसा तभी होता जब कोई करीबी रिश्तेदार या सिल्विया की कोई सहेली आ जाती। फिर कभी कोई गैदरिंग का प्रोग्राम बनता। हालांकि ऐसे मौके बहुत कम आते, और जब आते तो सिल्विया जैसे खूंटे से रस्सी तोड़कर भागे किसी भूखे जानवर की तरह उन्मुक्त हो उठती, जैसे अपने अकेलेपन की तिक्तता को धो पोंछकर भूल जाना चाहती हो। चेस्टर बिस्तर पर पड़े छत को निहारते रहे। अधिक देर तक रॉनी से अपनी कल्पना की बात को वह सोच नहीं पाते थे। शायद भीतर का पुराना अहम या जिस्वा के कारण एक विचार उभरता तो इन सब भावों को परे धकेलकर ऊपर आ जाता। वह भला रॉनी कैसे हो सकते हैं? वह तो उस घर के मालिक हैं। सारा कुछ तो उन्हीं का है। वह कोई जानवर नहीं जिसे मर्सी किलिंग के नाम पर मरवा कर छुटकारा पा लिया जाए। पौरुष का वह अहम भाव कुछ देर रहता। कभी कभी इसी भाव में सुकून की एक झपकी भी उसे आ जाती, और फिर जैसे चीनी पानी में घुल जाती है, ठीक वैसे ही वह भाव भी विचारों की गहमा गहमी में लुप्त हो जाता। वह बेचैनी में करवटें बदलते रहते। भय का एक ज्वार फिर मन में उमड़ता। सिल्विया के मन में उसके प्रति जो नफरत पलने लगी है, उसे अक्सर रॉनी के प्रति अपनी क्रूरता का इजहार करके वह व्यक्त कर पाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि छुटकारा उससे पाना चाह रही हो और मर्सी किलिंग उसके प्रतीक का करना चाहती हो? यह सब सोचते सोचते चेस्टर की अतड़ियों की जलन धीरे धीरे उनकी धमनियों को शिथिल करने लगी। वह करवट बदलना चाह रहे थे, लेकिन अपने अंगों का मूवमेंट करने में असमर्थ लगे। प्यास जोरों की लगी थी। अपनी उसी टनकदार लहजे में पानी के लिए आवाज़ लगाना चाहे, पर नाकामयाब रहे। मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। कंठ से तो जो ध्वनि निकली वह मुंह में घुमड़ घुमड़ कर रह गई। चेस्टर थके हारे मन से पसीने में पस्त छत की टकटकी लगाए देखते रहे। न जाने कब से उनकी आंखें लग गई थी। उन्हें लगा जैसे उनकी पूंछ उगाई हो। रॉनी जैसी घुमावदार सफ़ेद रेशम के गुच्छों से बालों वाली। लोग बाग जमा हो रहे हैं, उस अनोखे रेशमी घुमावदार पूंछ की बड़ाई कर रहे हैं। सिल्विया की आंखों में चमक है। वह मुस्कुरा रही है, उनकी पूंछ सहला रही है। धीरे धीरे मोहल्ले की 3-4 कुतियाँ न जाने कहाँ से आकर उनके पूंछ के बाल नोचने लगी है। लोग बाग गायब हो गए हैं। पूंछ से खून निकल रहा है, पीप बह रहा है। सिल्विया गुस्से से पैर पटकते हुए चली गई। वह रॉनी की तरह भौंकने लगा है, दर्द से करा रहा है कि तभी चेस्टर की नींद खुल गई। नींद में ही वह चिल्लाने लगे थे। सिल्विया दौड़ी हुई आई, अपने कमरे से आई। चेस्टर अपने से अभी तक पूरी तरह उबरते नहीं थे। उसे देखते ही अन्य लोगों की तरह वह गाली नहीं दागने लगे, बल्कि डर से कांपने लगे। कहीं सिल्विया उसे भी तो न चैन से बांध देगी। रॉनी को ले जाने की तैयारी हो रही है।
आज न जाने क्यों वह सिल्विया के गिर्द कराता हुआ घूम रहा है। वह भी अन्य दिनों की तरह उसे दुत्कार कर परे नहीं हटा रही है। बार बार नहीं चाहने पर भी रॉनी की शुरुआती दिन उसे याद आने लगे। उसकी गोद में मुंह रखकर उसके हाथों से पुचकार का इंतजार करना, अपने पंजों से हल्के हल्के उसके हाथों को खरोचना, उसका ध्यान अपनी ओर खींचना। उन दिनों उसकी इसी हरकत पर वह मोहित हो उसे निहारती रही, जैसे कहीं से यादों की कोई बूंद टपक आई हो उसकी स्मृति पटल पर, जो स्याही की तरह फेंकने लगी। उन दिनों वह न तो उतनी चिड़चिड़ी थी और न ही वैसी खाली। अब उसके पास बचा ही क्या है? रेत और चुभन का अंबार। सब कुछ जैसे उलट पुलट गया है कि पुनः सहेजा सजाया ही नहीं जा सकता। सिल्विया ने आज बहुत दिनों बाद रॉनी को अपने हाथ से खाना खिलाया था। कल ही अस्पताल में समय से लिया गया था। 10 बजे दिन का समय नियत था। कंपाउंडर ने आश्वस्त किया था, बस मेम साहब जी, सुई से पूरी दवा भी भीतर नहीं जाएगी और वह शांत हो जाएगा, जरा भी पता नहीं चलेगा। फिर जमादार को 10-20 रुपए दे देना, वह ज़मीन के नीचे दबा देगा। 10 बजते बजते सिल्विया की हिम्मत जवाब देने लगी। उसके सामने रॉनी बैठा करा रहा था। एक टक उसे देख भी रहा था, जैसे सारा परिस्थिति समझ गया हो। आज सुबह से ही उसे चैन नहीं किया गया था। चैन किया जाना उसे शुरू से नापसंद था। सिल्विया रॉनी को एक टक देखती हुई सोच गई। बहुत पहले एक नौकरानी थी, उसे रॉनी से बड़ा लगाव था। ज़्यादा वक्त वह रॉनी के साथ उसके बालों में कंघी, पाउडर और खाना खिलाने में ही लगाती थी। काम छोड़कर जब वह जाने लगी तो बोल गई थी कि कभी रॉनी को नहीं रखने का विचार आवे तो खबर भेजना कि वह इसे अपने घर ले जाएगी। वह नौकरानी रॉनी के प्रति अपनी मालकिन का रुख देख चुकी थी। सिल्विया आज का दिन टाल गई। कल नौकरानी को बुलाकर उसके जिम्मे कर देगी। हो सकता है जंगली जड़ी बूटी से उसका घाव ठीक भी हो जाए। चेस्टर जान गए थे कि आज 10 बजे रॉनी को ले जाया जाएगा। वह घर की हर आहट पर चौकन्ना हो जा रहे थे। 12 बजे के करीब वह आश्वस्त हुए। लगता है सिल्विया ने अपने विचार बदल दिए हैं। दोपहर का खाना लेने के बाद वे इत्मीनान से सो गए, लेकिन सपने ने आज फिर उसे जैसे आगाह किया। इधर अक्सर ऐसा होता जा रहा है कि ऐसे भयमय सपनों के डर से वह नींद से ही डरने लगे हैं। उन्हें आज फिर लगा कि वे रॉनी हो गए हैं। घर में जगह जगह छिपते फिर रहे हैं। उनसे बदबू आ रही है और सिल्विया अस्पताल ले जाने के लिए उन्हें खोज रही है। नौकरानी के पास से आदमी लौट आया था। वह सब परिवार अपने गांव चली गई थी। अब उसे हर हाल में 10 बजते बजते अस्पताल लेकर जाना ही होगा। चेस्टर सुबह से अपने आसपास के वातावरण से समझ गए कि आज रॉनी को अस्पताल ले जाया जाएगा। चारों ओर एक उदासी, एक सन्नाटा उतरने लगा था। सिल्विया को भी ये उदासी भीतर ही भीतर मरोड़ने लगी। हर भाव को एक निजी रंग देने की बात है। रॉनी वैसे एक कुत्ता ही तो है, लेकिन वह उनका साथी, उनके प्यार भरे दिनों की यादें भी हैं। तभी तो मन का एक कटार सा उसका जीवन लटक रहा है, जैसे उसकी आने वाली मौत किसी प्रिय आत्मीय की मौत बनकर साल रही है। चेस्टर अर्ध निंद्रा में बहुत देर से सोए हुए हैं। आँख खुली तो देखा न जाने कहाँ से रॉनी आकर उनके पलंग से कुछ दूरी पर लेटा हुआ था। चेस्टर की नज़र रॉनी पर ठहर गई। वह उसे एकटक देखते रहे। रॉनी के बदन से कहीं कहीं मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। रॉनी के देह से उड़ती हुई एक मक्खी आकर चेस्टर के ऊपर बैठ गई। वह सिहर उठे। उन्हें एक बारगी लगा जैसे रॉनी मर गया है और उसकी आत्मा इस मक्खी की शक्ल में उनमें समा रही है। उनकी आंखें लग रही थी, या फिर निद्रा का भ्रम था कि लगा
लोहे की कढ़ाई पकड़ पकड़ कर वह किसी गुप्त अंधेरे गहरे कुएं में अब तक उतरते रहे थे और अब वे हाथ पैर मार रहे हैं ऊपर आने को, लोहे की उस कड़ियों को टंटोल रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ हाथ नहीं लग रहा है। एक सोच ने मन को बेचैन कर दिया। काश फिर से वह पहले वाला जीवन उन्हें जीने को मिलता। वह वहीं पहले वाला चेस्टर होता, वहीं सांवली सलोनी आंखों से ढेर सारी चपलता समेटे सिल्विया उनके पास आती, चमकीले बालों वाले रोनी को सहलाती हुई। लेकिन कुएं की एक अंधकारमय तलहटी से बाहर आना संभव नहीं। फट से उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। आंखें फैलाकर अपने आसपास को देखने लगे। उनकी अतड़ी में एक मरोड़ महसूस हुआ और गले तक आ गया। मुंह के कोर से अफसोस का एक उबाल बहकर तकिया को भिगोने लगा। उन्हें अपने आप से, अपने शरीर की एक दुर्दशा से नफरत हो आई। चेस्टर एकटक दरवाजे की ओर देख रहे थे। वैसे तो इधर जब से रोनी को मार देने का निर्णय लिया गया है, वे चिल्लाने और गाली गलौज तो क्या कहे, ज़्यादा जोर से बोलते भी नहीं थे। जो कहा जाता है उसे मान लेते हैं। वे बाहर से आती आवाज़ की ए और कान लगाए आगामी घटना को अकान कर रहे थे। वह बाहर से आती आवाज़ की ओर कान लगाए आगामी घटना को अकान रहे थे। हो सकता है हमेशा के लिए सिल्विया अपना यह विचार बदल दे। बाहरी फाटक खुलने, गाड़ी के हॉर्न बजने से उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया। लगता है सिल्विया ने अपने विचार नहीं बदले। रोनी को लेकर आखिर अस्पताल चली ही गई। सिल्विया अकेली वापस आ गई थी। आज उसने खाना भी नहीं खाया था। शाम तक अपने कमरे में बिस्तर पर सोने का बहाना किए रोती रही। शाम की चाय के लिए अनमने भाव से वह चेस्टर के कमरे में गई। उसे देखते ही चेस्टर को लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके चेहरे की मांसपेशियां थरथराने लगी। उसे सिल्विया आज बड़ी डरावनी लग रही थी। चेस्टर को यकीन होने लगा कि बिस्तर पर वह नहीं, रोनी लेटा हुआ है। उसकी पूंछ निकल आई है, सर पर दो कान, बुझी बुझी कीट सनी आंखें। सिल्विया उसे छोड़ने वाली नहीं है। आज न कल उसे अस्पताल ले ही जाएगी। सिल्विया की समझ में कुछ नहीं आया। वह अवाक चाय का प्याला हाथ में लिए चेस्टर को देखती रही।